हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद और हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, हरियाणा टीजीटी पीजीटी, नेट जेआरएफ, एनवीएस केवीएस इत्यादि भर्तियों के संबंध में हिंदी का लगातार प्रैक्टिस करवा रहा हूं। मेरे एक प्रैक्टिस में 125 क्वेश्चन होते हैं और इसका मैं विश्लेषण भी करता हूँ काफ़ी कम समय में। आइए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बता दें, ध्वनि एवं वर्ण दोनों का ही स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, पर व्यवस्थित ढंग से इनका संयोग करने पर एक शब्द का निर्माण होता है जो अर्थयुक्त होता है, सार्थक शब्द का निर्माण होता है। विकल्प बी सही है। यहाँ पे बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। बच्चा लड्डू के लिए रोता है तो शिशुः मोदकाय रोदिति होगा। विकल्प सी सही है। और इसमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? महाकाव्य नहीं है बताना है। बता दें, शिशुपाल वध जो है ये कवि माघ का रचना है और किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, कुमार संभव कालिदास का है। जो प्रसन्न राघव है यह एक महाकाव्य न होकर नाटक है जो जयदेव के द्वारा रचित है, कवि जयदेव के द्वारा। विकल्प ए सही है। यहाँ पे डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो समाचारों की आपूर्ति कौन करेगा? रिपोर्टर करेगा। विकल्प बी सही है। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। सही का चयन, नई जमीन तोड़ना का क्या मतलब हुआ? जो अभी तक किसी ने प्रयोग नहीं किया है, जिसपे कुदाल नहीं चला है, फावड़ा नहीं चला, उसको आप करने जा रहे हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं? अनूठा प्रयोग कर रहे हैं। जो किसी ने नहीं किया वो आप कर रहे हैं, अनूठा प्रयोग। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, पिता एक ही हो और माता अन्य हो, ऐसा भाई उसको क्या कहेंगे? शायद सौतेला कहेंगे और यहाँ पे अन्योदर कहेंगे। विकल्प ए सही होना चाहिए। बता दें, औरस जो है ये विवाहित पत्नी से जो पुत्र होता है उसे औरस कहते हैं। सहोदर, एक ही माता से उत्पन्न संतानों को सहोदर कहते हैं। विकल्प यहाँ पे ए सही था प्रश्न के अकॉर्डिंग। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। उद्देश्य के अंतर्गत क्या नहीं आता है बताना है, तो कर्म नहीं आता। बता दें, उद्देश्य वाक्य में उद्देश्य उसे कहते हैं जिसमें वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जैसे कर्ता, ये उद्देश्य हो गया। और विधेय, कर्ता या उद्देश्य के विषय में जब कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाली बात कर रहा है। और तो यहाँ पे विकल्प कौन सा सही था? सी। क्या तुम खा रहे हो वाक्य कैसा वाक्य है? क्या तुम खा रहे हो इसमें पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, नहीं आता नकारात्मक हो गया। ठीक है, विस्मयादि बोधक तब आता जब ये लगा होता। ठीक है, क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यहाँ पे क्या हो गया? विकल्प बी सही है, प्रश्नवाचक। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द बताना है। दाई दाई अशुद्ध है। प्रारंभ सही लिखा है। मेहंदी सही लिखा है। स्वत्व सही लिखा है। दाई ऐसे नहीं लिखा जाएगा, दाई लिखा जाएगा दाई। ठीक है, तो विकल्प ए क्या था? अशुद्ध था। सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सिंह का बता दे, सिंह मतलब शार्दुल होगा। विकल्प ए सही है, शार्दुल। अगर सिंह का बाघ का मतलब शेर का जब पर्यायवाची अगर निकालना है तो बता दें, कई है, जैसे केहरी है, मृगेंद्र है, वनराज है, केसी है, पुंडरीक है और वनहरी भी है और ग्रीगारी भी है। ठीक, बाहुबल भी है, नाहर भी है, मृगराज भी है, व्याघ्र भी है, बहुत सारे हैं, हरिशेर भी है। ठीक है, और नखायुध भी है, नखायुध, चित्रक भी है, बहुत सारे हैं, कितने को जानेंगे आप। ठीक है, चलिए, ग्रीगारी भी है एक। तो यहाँ पे कौन सा सही था? विकल्प ए। पत्थर के पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची कौन नहीं है? उपल, पाहन, उपल, पाहन, पाषाण, उपल, ये चारों हैं। और शिलाखंड और पहाड़ ये जो है पर्वत के पर्यायवाची हैं। किसके? पर्वत के। तो विकल्प कौन सा सही होगा? सी वाला। जो सी है ये पत्थर का न होकर पहाड़ का है। प्रस्तर और पाषाण भी पत्थर के पर्यायवाची हैं, तो शिलाखंड और पहाड़ पर्वत के पर्यायवाची है। विकल्प सी सही है यहाँ पे। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका होता है और वह क्या चीज़ है? नौका। बता दें, तरुण जो है ना, तरुण युवक का है, जवान का है, नवयुवक जवान यंग का है, युवा का है पर्यायवाची। तो
तरड़ी जो है विकल्प सी वाला जो है यह नौका का पर्यायवाची है। अगर इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो नाव भी होता है, डोंगी होता है। डोंगी नाव एक होता है जो आमतौर पे छोटे तालाबों में चलता है। पतंग है, जलयान है, तरी है, बेड़ा है, नया है, ये सब है। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अतीव में अति धन ईव, विकल्प डी सही होगा। अति इसमें उपसर्ग है, ईव अति प्लस ईव मिलकर बना है, अति और प्लस ईव, ठीक है, तो उपसर्ग अतीव है इसमें, अति। रातों रात शब्द में समास है। जब पूर्व पद क्या हो, उपसर्ग हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। उपसर्ग हो या अव्यय हो पूर्व पद तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। तो विकल्प यहाँ पे कौन सा सही है? सी वाला। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, वह बताना है कौन? भरपेट जो है, भरपेट पहला पद क्या है? उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास सही है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये भी सही है। दाल रोटी, दाल और रोटी, ये भी सही है। चाल चलन, चाल चलन में अव्ययी भाव नहीं होगा, द्वंद्व होना चाहिए, ठीक है, द्वंद्व समास होना चाहिए, तो विकल्प डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है इसमें? ऐसी क्रिया जो स्वयं न करके अपनी प्रेरणा से कार्य संपन्न कराए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सुनाना, विकल्प सी सही है। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, पहले भी आ चुका है, विकल्प डी सही है यहाँ पे। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है कि कौन क्या है, साड़ी नारी है कि नारी साड़ी है, कि नारी ही साड़ी है कि साड़ी ही नारी है, इसमें क्या है? संदेह है, विकल्प सी सही होगा, ठीक है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार का होता है? तो आप छंद के बारे में जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे मिल रहा है, एक ह्रस्व मात्रा होता है, एक दीर्घ होता है, या एक लघु होता है, गुरु होता है। तो दो सही है, मात्रा इसमें दो होते हैं, लघु या गुरु, लघु या दीर्घ, या तो ह्रस्व दीर्घ, लघु गुरु भी कह सकते हैं, दो ही होता है। रहिए और इनका चिन्ह क्या है? एक को ऐसे लिखते हैं लघु को और गुरु को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। रहिए लटपट काट दिन बरु घामही में सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। यह काव्य पंक्तियाँ किस छंद में है? बताना है छंद कौन सा है? तो यहाँ पे कुंडलिया छंद है। बता दें हम आपको, कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है, रोल दोहा और रोला से मिलकर बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं, पहला 2 चरण दोहा का होता है और अंतिम 4 चरण रोला का होता है। तो विकल्प यहाँ पे सी सही है। क्रोचेत कैसे दार्शनिक हैं? क्रोचे बताना है कैसे दार्शनिक हैं। बता दें कि ये अभिव्यंजना की कई मान्यताएं इन्होंने दिया है क्रोचे ने, और यह एक आत्मवादी दार्शनिक हैं, ठीक है, पेट्रियट। तो विकल्प ए सही है यहाँ पे। नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः क्या क्या लिया गया है? तो ऋग्वेद से पाठ्य लिया गया है, अथर्ववेद यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है, सामवेद से गान लिया गया है, बहुत प्रसिद्ध है, और अथर्ववेद से रस लिया गया है, विकल्प सी सही होगा यहाँ पे। समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह भामह की पंक्तियाँ हैं, विकल्प डी सही है यहाँ पे। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया? तो यह डॉक्टर नागेंद्र ने किया, विकल्प सी सही है। भारत बंधु पत्रिका का संपादन किसने किया था? भारत बंधु बता दें तोताराम ने किया था, 1876 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है, विकल्प ए सही है यहाँ पे। प्रताप नारायण मिश्र ने 1883 में ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था कानपुर से, ठीक है, यहाँ पे ये विकल्प ए सही था, और ये ब्राह्मण का इन्होंने किया था प्रताप नारायण मिश्र ने। बनारसी दास चतुर्वेदी ने विशाल भारत नामक पत्रिका का किया था 1928 में प्रकाशन, ठीक है, तो विकल्प यहाँ पे ए सही था। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है? एक बूंद सहसा उछली बता दें यह अज्ञेय की रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सैन अज्ञेय, और यह एक यात्रावृत्त है, विकल्प डी सही है। इनकी 1-2 रचनाओं की बात करें तो अरे यायावर रहेगा याद, बहता हुआ निर्मल, बहता पानी निर्मल, ये 1-2 रचनाएं इनकी याद कर सकते हैं आप। तो ये क्या था? एक बूंद सहसा उछली, अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं इसको।
जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जुलूस रुका है तो ये बता दें, जुलूस रुका है विवेकी राय का है, विकल्प बी सही है। और काशीनाथ सिंह जो है ये रिपोर्टाज के जनक माने जाते हैं। और फड़केश्वर नाथ रेणु की रचनाओं एक दो अगर बात करें तो ऋणजल, धनजल, नेपाली क्रांति याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तूफानों के बीच रंगे राघव का है। आगे चलें तो इसमें विकल्प बी सही था। निम्नलिखित में से कौन सी विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो आलोचना नहीं आती, विकल्प डी सही है। यह सृजनात्मक या सर्जनात्मक के अंतर्गत नहीं आती। यह पूर्व में रचित साहित्य को विभिन्न दृष्टिकोण से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुतिकरण होता है इसमें, तो विकल्प सी सही आलोचना। और इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? समालोचना का कौन सा नहीं है? तो आलोचनात्मक आलोचना जो है समालोचना का प्रकार नहीं है, विकल्प बी सही है यहाँ पे। सुमित्रानंदन पंथ नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंथ के बता दें डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, विकल्प बी सही है। इनकी और रचनाओं की बात करें तो देखो ऐसे जैसे सुमित्रानंदन पंथ नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र। तो सुमित्रानंदन पंथ जैसे है वैसे सियाराम शरण गुप्त नाम से भी इन्होंने एक रचना रचा है। और इनकी और रचनाओं की बात करें रस सिद्धांत, रीति, काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, ये कई रचनाएं हैं इनकी। प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद तो ये शिवदान सिंह चौहान की कृति है, विकल्प ए सही है। इनकी और रचनाओं की बात करें तो साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, ये कई याद कर सकते हैं इन्हें आप। और आगे चलें, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प डी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक दो रचनाओं की बात करें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल याद कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका, शिशिर के फूल, ठीक, शिशिर के फूल। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, कथन किस आलोचक का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प ए सही है। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह जी हैं, विकल्प सी सही है। कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद, संवाद, इतिहास और आलोचना इनकी कृतियां हैं। और निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो रामविलास शर्मा ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है। और शिवदान सिंह चौहान की बात करें तो ये प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं, ठीक। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन विकल्प ए सही है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, विकल्प ए सही है। साहित्येतर और विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इनकी रचनाओं की बात करें चीता के फल, ललतारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब याद कर लीजिएगा। यात्रा के लिए निकलती रही वृद्ध पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? तो यह पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, विकल्प डी सही है। और कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? कविता क्या है? यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित एक निबंध है जो चिंतामणि के भाग 1 में प्रकाशित हुआ था और इसी में कहा गया है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग से ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था, कई बार आ चुका है? ये जैनेन्द्र जी थे। इनकी एक दो रचनाओं की बात करें, याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फांसी, पाजेब, दो है, फांसी और पाजेब। आगे चलते हैं। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? तो यह गुल्ली डंडा का अंश है, विकल्प डी सही है। यह एक कहानी है जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। क्या आप जानते हैं कि गुल्ली डंडा किस राष्ट्र का राष्ट्रीय खेल हुआ करता था? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।
हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? कसाईवाड़ा के लेखक की बात करें तो शिव मूर्ति जी हैं, विकल्प सी सही है। शिव मूर्ति की कहानियों की बात करें, एक याद कर लो, केसरी कस्तूरी, केसरी कस्तूरी याद कर लो, कसाईवाड़ा और केसरी कस्तूरी। और बात करें तो चलिए आगे, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही? भारत भारती भी प्रतिबंधित रही, और लेकिन ये कुछ समय के लिए प्रतिबंधित रही। चिंगारियाँ जो है, चिंगारियाँ पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है, और यह 1925 में रचा गया, इसका प्रकाशन हुआ। 1928 में यह जब्त कर लिया गया था क्योंकि यह क्रांतिकारी विचारधारा के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पे डी सही है। ठीक, अब बता दें झांसी की रानी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान का है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 1912 में यह रचित हुआ था। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तन के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, और फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्गित है? तो यह कफन से है, विकल्प डी सही है। यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, बहुत ही दर्दनाक कहानी। आप पढ़ेंगे, अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो आपके आंख में आंसू 100% आएंगे। इसके 2 पात्र हैं जो मेन पात्र हैं, घीसू और माधव पिता पुत्र हैं। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी के किस कहानी में मिलती है? तो यह उदय प्रकाश की कहानी वारेंग हेस्टिंग का साण में मिलती है, विकल्प ए सही है। बता दें जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता है, और प्रेमचंद की कहानी कफन अभी ऊपर आया था। जैनेन्द्र की कहानी एक गौ। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपर्युक्त गद्यांश किस कहानी से उद्गृत है? तो यह उसने कहा था से है, विकल्प ए सही है। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये कहानी है, और कफन जो है प्रेमचंद का है, और रोज गैग्रीन जो है यह अज्ञेय जी का है, और ममता जयशंकर प्रसाद मिश्र का है। नहीं सॉरी, जयशंकर प्रसाद जी का है, मिश्र कोई नहीं है ऐसे। तो विकल्प यहाँ पे क्या था? उसने कहा था, विकल्प ए ही सही था। और कफन मुंशी प्रेमचंद, रोज गैग्रीन जो है ये अज्ञेय का, और ममता जयशंकर प्रसाद का कहानी है। ठीक है ना। तो देखिए कितना दर्दनाक यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है, कथन। ये जो लाइनें हैं बहुत ही दर्दनाक हैं। रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बता दें ग्रामीण जीवन की सरसता है, विकल्प डी सही है यहाँ पे। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है, मतलब किस पे ये होता है, इसका मेन मोटिव क्या है? मलबे का आदमी बता दें मोहन राकेश द्वारा रचित है, और यह भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? गोदान है, प्रेमाश्रय है, कर्मभूमि है, कायाकल्प नहीं है, कायाकल्प पुनर्जन्म पर आधारित है। इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? जहाज का पंछी बता दें इलाचंद जोशी ने सन्यासी रचा है, पर्दे की रानी, इनकी 2 रचनाएं याद कर लीजिए। कई रचनाएं हैं, मैं बता रहे हैं 2-3। सन्यासी है, पर्दे की रानी, सॉरी। यह जो इलाचंद जोशी का है जहाज का पंछी, यह एक आत्मकथात्मक है, विकल्प डी सही है यहाँ पे। महाराज घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसा है, यही पैसे हैं, यही उसका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? आप जब यहाँ पे गोदान पढ़ते हुए पहुँचेंगे ना, वाकई में रो देंगे, जैसा मैंने भी रोया था, आंख में आंसू आ गए थे। यह धनिया का कथन है। जब होरी काम करते हुए, सड़क पर काम करते हुए, और बीमार पड़ जाता है अचानक, और घर पे जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पंडित होता है गाँव का एक अलादीन, वो क्या करता है, उसे गोदान करवाता है। तो वहाँ पे ये धनिया उससे कहती है। ठीक है, विकल्प डी सही यहाँ पे। यशपाल अपने उपन्यासों में बस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है, यह मार्क्स लेनिन का साम्यवाद, विकल्प सी सही है। बता दें यशपाल की कई रचनाएं हैं, जैसे दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे।
याद कर सकते हैं आप। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? अमरकांत के चारों जो रंगभूमि है, कर्मभूमि है, सेवा सदन, गबन, ये चारों उन्हीं का उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। और अमरकांत इसमें पूछा है तो कर्मभूमि का है, ठीक है, विकल्प बी सही है। इसमें कई हैं पात्र, जैसे समरकांत, सकीना, मैना, सुखदा और अमरकांत तो ये है। ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। बता दें मुंशी प्रेमचंद का जितना भी उपन्यास है ना, आप पढ़ेंगे तो हृदय परिवर्तन लास्ट में तो होना ही है आपका, एकदम आंखों में आंसू आ ही जाएंगे इनके जितना उपन्यास है। तो और ये सब जितना है ये बता दें क्या है, ये किसान जीवन पर आधारित है। विकल्प भी सही था यहाँ पे, कर्मभूमि। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो आप इसको छोटा कर दें, आप ऐसे मिलान कर सकते हैं। चित्रलेखा किसका है? चित्रलेखा बता दें भगवती चरण वर्मा का है। तो चित्रलेखा पहले का कहाँ पे आएगा? दूसरे के साथ। और कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं रांगे राघव का है। प्रति परिकथा फड़केश्वर नाथ रेणु का। मानस का हंस अमृतलाल नागर का रचना है। ये चारों हैं, अब मिला लीजिए। पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा। पहला दूसरे के साथ, देखिए कौन सा सही होगा? विकल्प डी सही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हजारी प्रसाद का एक प्रसिद्ध रचना है और उसको क्या कहते हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया? दलित वर्ग का तो कर्मभूमि में किया गया, विकल्प डी सही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले सम्राट नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से उद्गीरित है? तो यह बाण भट्ट की आत्मकथा से है, विकल्प डी सही है। और गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद का है, दिव्या यशपाल का है, आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? बता दें परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है और यह 1882 में इसका प्रकाशन पहली बार हुआ था। यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा था? ये बता दें भारत दुर्दशा नाटक से है और इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके लेखक हैं और यह अंधकार के लिए कहा गया है, विकल्प डी सही है यहाँ पे। अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशेषता क्या थी? इसमें बताना है। तो बता दें रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय और विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना, विकल्प बी सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? एकांकी बताना है। बता दें सुहाग के नुपुर जो है यह उपन्यास है अमृतलाल नागर का। परिंदे है कहानी निर्मल वर्मा का। और गुल की बन्नो यह भी कहानी है धर्मवीर भारती का। नदी प्यासी थी यह एक एकांकी है धर्मवीर भारती का, तो विकल्प डी सही हो रहा है यहाँ पे। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ाती है, यह कथन प्रसाद कृत किस नाटक से लिया गया है? तो यह ध्रुव स्वामिनी से है, विकल्प डी सही यहाँ पे। और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु भी इन्हीं का नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का। निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता? बता दें कार्यावस्था पांच प्रकार हैं कार्यावस्था के। और प्रारंभ, पहला प्रारंभ है, दूसरा प्रयत्न है, तीसरा प्रत्यास्थता है और चौथा नियताप्ति है, पांचवा फलागम है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं? उत्पाद नहीं है, ठीक है, विकल्प डी सही है यहाँ पे। डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? डॉक्टर नामक कृति जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है, यह एक नाटक है।